आप सभी देशवासियों को स्टार न्यूज प्लस परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ था। बैठक पर बैठक हो रही थी, लेकिन मामला नहीं सुलझ रहा था। लेकिन अब ये पेच सुलझ गया है। दरअसल विदर्भ में शिवसेना जिन 3 सीटों पर लड़ने की डिमांड कर रही थी, कांग्रेस वो सीट उद्धव गुट को देने को तैयार नहीं थी। तो कांग्रेस और शिवसेना के बीच सबसे बड़ी लड़ाई मुंबई की 36 सीटों को लेकर थी। लेकिन अब इन सीटों पर सहमति बन गई है। मुंबई में शिवसेना यूबीटी को सबसे ज्यादा सीट दी गई है, तो विदर्भ में कांग्रेस का दबदबा बना रहेगा। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी ये दावा कर दिया है कि 23 अक्टूबर को एमबीए उम्मीदवारों की सूची भी आ जाएगी। यानी कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार गुट और शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। एक तरफ एमबीए में सहमति बन गई है, तो एनडीए में बवाल मचा हुआ है। सीटों को लेकर खींचतान चल रही है। इस बीच मुंबई की अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट को लेकर अलग से बवाल मच गया है। अजीत पवार ने इस सीट से नवाब मलिक की बेटी सना मलिक शेख को टिकट दिया है, लेकिन बीजेपी नवाब मलिक की बेटी को टिकट दिए जाने का विरोध कर रही है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पहले ही इस पर आपत्ति जता चुके हैं और अब मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने साफ कर दिया है कि वो इसका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा, हम दाऊद के किसी भी आदमी का विरोध करेंगे, जिससे स्थिति और भी गर्म हो गई है और महायुति के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। संशोधन बिल की जेपीसी की बैठक में बड़ा हंगामा देखने को मिला, जहां तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी और बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच झड़प हो गई। दरअसल बिल को लेकर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की बैठक हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस चल रही थी। अचानक ही कल्याण बनर्जी ने पानी की कांच की बोतल मेज पर फोड़ दी। इससे उनके हाथ में 4 टांके लगे हैं। बता दें कि वक्फ संशोधन बिल का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। वक्फ बिल को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले से ही असहमति देखने को मिलती रही है और अब बहस के दौरान अचानक विवाद इतना बढ़ गया कि ये झड़प में बदल गया। बैठक में मौजूद अन्य सदस्यों ने मामले को शांत करवाया, लेकिन माहौल गर्माता देख बैठक को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। घटना के कुछ देर बाद बैठक की कार्यवाही दोबारा शुरू की गई, लेकिन दोनों पक्षों के बीच तनाव बना रहा, जिसके बाद खबर ये आ रही है कि टीएमसी सांसद को जेपीसी से सस्पेंड कर दिया गया है। वक्फ बिल पर चर्चा अभी भी जारी है और इसके भविष्य को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ऐसे में सरकार घिरती ही जा रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के 5 नेता रातों रात बीजेपी छोड़कर जेएमएम में शामिल हो गए। इस घटनाक्रम से राज्य में बीजेपी सत्ते में है। दरअसल बाकी 5 नेताओं के साथ साथ जेएमएम ने लुइस मरांडी को भी अपने पाले में ले लिया, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो बरहट से बीजेपी की टिकट पर सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली है। बता दें कि लुइस मरांडी ने ही 2014 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के खिलाफ दुमका में जीत दर्ज की थी। मरांडी के अलावा जिन नेताओं ने जेएमएम ज्वाइन की है, उनके नाम है गणेश महली, कुणाल शांडगी, बास्को बेहरा, बारी मुर्मू, लक्ष्मण टूडू। सारठ के पूर्व विधायक चुन्ना सिंह भी टिकट न मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि वो भी किसी भी वक्त जेएमएम का दामन थाम सकते हैं। तो लगातार एक के बाद एक झटकों से माना जा सकता है कि बीजेपी के लिए झारखंड चुनाव की राह आसान नहीं होने वाली है। इस घटना पर सियासत गरमाई हुई है। योगी सरकार सवालों के घेरे में है और इस बीच मामले में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि प्रशासनिक अधिकारियों की कार्रवाई बिना पूर्व सूचना और बिना उचित कारण की जा रही है, जिससे उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 23 अक्टूबर तक इस कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले सचेत रहे। जस्टिस बीआर गवाई ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यूपी सरकार इन आदेशों की अवहेलना का जोखिम उठाना चाहती है तो ये उनकी मर्जी। जिसके बाद यूपी सरकार की तरफ से भी कोर्ट में कहा गया कि वो निर्धारित समय तक कार्रवाई नहीं करेंगे। दरअसल 13 अक्टूबर को बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए निकले जुलूस में हिंसा भड़क गई थी, जिसमें राम गोपाल नामक एक शख्स को गोली मार दी गई और उसकी जान चली गई, जिससे इलाके में सांप्रदायिक तनाव गहरा गया और अब आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन की नोटिस भेजी गई है, जिसके खिलाफ आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और कोर्ट ने अगली सुनवाई तक इस पर रोक लगा दी है। बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी 15 दिन के लिए बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई थी। वहीं इस मामले को लेकर यूपी बीजेपी में अपने ही नेता आमने सामने आ गए हैं। पार्टी विधायक सुरेश्वर सिंह ने पार्टी के ही नेता अर्पित श्रीवास्तव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है,
जिस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि अब तो भाजपाई भी कहने लगे हैं कि भाजपा किसी की सगी नहीं। अक्टूबर को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान उनके साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीसी चेयरपर्सन सोनिया गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित कई बड़े कांग्रेस नेता मौजूद रहेंगे। इसी को लेकर राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है। राहुल ने लिखा, वायनाड के लोग मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखते हैं और मैं उनके लिए अपनी बहन से बेहतर प्रतिनिधि की कल्पना नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है कि वो वायनाड की जरूरतों की एक उत्साही समर्थक और संसद में एक शक्तिशाली आवाज होंगी। कल 23 अक्टूबर को हमारे साथ जुड़े जब वो वायनाड लोकसभा क्षेत्र के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगी। आइए मिलकर ये सुनिश्चित करें कि वायनाड का प्रतिनिधित्व प्यार से होता रहे। बता दें कि राहुल गांधी ने 2 सीटों वायनाड और रायबरेली से लोकसभा का चुनाव जीता था, जिसके बाद उन्होंने रायबरेली सीट अपने पास रखते हुए वायनाड सीट खाली छोड़ दी थी। अब इस सीट से प्रियंका गांधी नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। वायनाड सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी, जिसके नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। बता दें कि यह प्रियंका गांधी का पहला चुनाव होगा। प्रियंका गांधी की नामांकन यात्रा सुबह 11 बजे कलपेट्टा बस स्टैंड से शुरू होगी। अगर प्रियंका गांधी ये चुनाव जीत जाती हैं, तो यह पहली बार होगा जब वो संसद में प्रवेश करेंगी और ये भी पहली बार होगा कि गांधी परिवार के 3 सदस्य सोनिया, राहुल और प्रियंका एक साथ संसद में होंगे। गुजरात से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसने सभी के होश उड़ा दिए हैं। मॉरिस सैमुअल नामक एक शख्स ने फर्जी ट्रिब्यूनल बनाया और खुद को उसका जज बनाया। सैमुअल ने अपने ऑफिस को ऐसे ही डिजाइन किया था जैसे हकीकत में कोर्ट रूम नजर आते हैं। साथ ही वो अपने कुछ साथियों को वकीलों के रूप में खड़ा कर देता था। बताया जा रहा है कि वो खुद को सरकार की तरफ से नियुक्त आधिकारिक मध्यस्थ बताता था और आर्बिट्रेटर यानी मध्यस्थ के तौर पर उसने लगभग अरबों रुपए की कीमत की 100 एकड़ सरकारी जमीन अपने नाम करने के ऑर्डर पारित किए। ऐसे कई मामलों में अपने पक्ष में उसने फैसले सुनाए और वो वकीलों से पैसे ऐंठे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये फर्जी कोर्ट पिछले 5 साल से चला रहा था, लेकिन इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इतने साल से पुलिस प्रशासन सो रहा था? एक शख्स देश की न्याय व्यवस्था का मजाक बनाता रहा, फर्जी जज बनकर कोर्ट चलाता रहा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई तो दूर पुलिस को इसकी जानकारी तक नहीं थी। और अब मामला सामने आने के बाद अहमदाबाद पुलिस ने मॉरिस को नकली जज बनकर लोगों को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस घटना ने गुजरात में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें, ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है। इससे पहले 2023 में अहमदाबाद में महाठग किरण पटेल का मामला भी काफी चर्चित रहा, जो खुद को ठगी के लिए पीएमओ का अधिकारी बताता था, जिसके बाद से प्रदेश की बीजेपी सरकार भी सवालों के घेरे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर हैं। रूस के कजाक शहर में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और पीएम मोदी समेत लगभग 40 देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। एक तरफ जब विश्व में कई मोर्चों पर युद्ध की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी ने इस दौरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। द्विपक्षीय बैठक के दौरान पीएम ने रूसी राष्ट्रपति की मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य के लिए उनका आभार जताया और साथ ही यूक्रेन के साथ युद्ध पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा मानना है कि समस्याओं का शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए। हमारी सभी कोशिशें मानवतापूर्ण समाधान को प्राथमिकता देती हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत आने वाले समय में हर मुमकिन सहयोग करने के लिए तैयार है। पिछले 3 महीने में पीएम मोदी का ये दूसरा रूस दौरा है। वहीं ब्रिक्स को लेकर उन्होंने कहा कि 15 साल में ब्रिक्स ने अपनी खास पहचान बनाई है और अब दुनिया के कई देश इससे जुड़ना चाहते हैं। पुतिन ने भी कजान में भारतीय दूतावास खोलने के फैसले का स्वागत किया और कहा इससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। ब्रिक्स में हिस्सा लेने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी कजान पहुंचे हैं और कहा यह जा रहा है कि पीएम मोदी की चीनी राष्ट्रपति के साथ भी द्विपक्षीय बैठक हो सकती है। लद्दाख पर भारत चीन के बीच नए समझौते के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात है। ऐसे में सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं। लेकिन पीएम मोदी के इस दौरे में उनकी किन देशों के नेताओं के साथ बैठक होगी, किन मुद्दों पर चर्चा होगी, ये तो अब देखने वाली बात होगी। बता दें कि 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक ब्रिक्स की बैठक चलेगी।